रस शब्द का उपयोग धातुओं के भस्म के लिए किया जाता था। मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया था, जिसे केम शब्द कहते हैं। इस प्रकार केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो आप बताएंगे केम शब्द से हुई थी। यानी मिस्र का जो प्राचीन नाम था केमिया या केम शब्द, उसी से आपको केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति थी। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन का देश क्या था? तो जवाब क्या होगा आपका? मिस्र होगा। रोगों में प्रयुक्त रसायन का अध्ययन औषध रसायन के अंदर किया जाता है। तो औषध रसायन के अंतर्गत आपका रोगों में प्रयुक्त रसायनों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थों को बनाने वाले विधियों और गुणधर्मों का अध्ययन रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी पदार्थों के बनाने की विधि और गुणधर्मों का अध्ययन की बात आएगी तो आपको रसायन विज्ञान के अंतर्गत होगा। पेंसिलिन के खोजकर्ता क्या थे, कौन थे आपका? तो फ्लेमिंग थे आपके। डीएनए के खोजकर्ता तो वाटसन। क्रिक्स का नाम आएगा, तो वाटसन क्रिक्स ने किया था। बिनौले के तेल से बेकेलाइट तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का नाम आएगा, शांति स्वरूप भटनागर। इसके बाद आपका एक चीज ये भी कह दिया जाए कि मील के गुदड़ से पश्मीना सिल्क किसने बनाया था? तो उस पर भी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का ही नाम आएगा। यानी मीलों के गुदड़ से पश्मीना सिल्क और जूट के गुदड़ और बिनौले के तेल से बेकेलाइट तो शांति स्वरूप भटनागर। रासायनिक अभिक्रियाओं में नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन तो इसको भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। रसायन विज्ञान की शाखा है भौतिक रसायन, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार औषध रसायन होता है, जिसके अंतर्गत आपका रोगों के निदान में प्रयुक्त औषधियों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार आपको मानव जीवन में प्रयुक्त आपका विभिन्न व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त विभिन्न रसायनों का अध्ययन औद्योगिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। आपका इस प्रकार प्राचीन रसायन का वैज्ञानिक रूप किसने दिया था? तो पैरासेल्स का नाम आएगा, पैरासेल्स का। उन्होंने प्राचीन रसायन के वैज्ञानिक रूप दिया था। या ये भी पूछ दिया जाए कि औषध युग के रसायनज्ञ कौन थे? तो पैरासेल्स थे। ने नाम दिया था आपका, या वान हेलमंट का नाम आएगा। या इसके बाद ये चीज़ पूछ दिया जाए कि औषधि युग के रसायनज्ञ थे तो पैरासेल्स का नाम आएगा। कीमियागरे को रासायनिक विज्ञान का रूप किसने दिया था? तो इसमें प्रिस्टले का नाम आता है। प्रिस्टले कहें, सीले कहें या लेवासिया, ये तीनों ही कीमियागरों को रासायनिक रूप के रूप दिया था। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि वैज्ञानिक विधि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक माने विधि का विकास किसने किया? यानी वैज्ञानिक विधि तो वैज्ञानिक विधि का विकास किसने किया था? तो रॉबर्ट बायल का नाम आएगा वैज्ञानिक विधि के विकास करने में। या ये भी पूछ दिया जाए आपका कि सर्वप्रथम यौगिक और तत्व के अंतर को किसने स्पष्ट किया? तो उसमें भी रॉबर्ट बायल का ही नाम आएगा, ठीक नहीं। और आधुनिक विज्ञान के आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन थे? तो आपको लेवासिए का नाम आएगा कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता आपको लेवासिए थे। इसके बाद यह चीज़ अगर पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसने सर्वप्रथम बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयुक्त होने पर विस्फोट करते हैं? तो प्रिस्टले ने बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका मिलने पर आपको विस्फोट करते हैं। अगर ये चीज़ पूछ दिया जाए आपको कि किस भारतीय रसायनज्ञ ने आपको मर्क्यूरस नाइट्राइड या अमोनिया नाइट्राइड की अध्ययन किया था? तो इसमें आपको मर्क्यूरस नाइट्राइड या अमोनिया नाइट्राइड का अध्ययन किया जाता तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम आता है इसमें कि प्रफुल्ल चंद्र राय ने आपको मर्क्यूरस नाइट्राइड और अमोनिया नाइट्राइड का अध्ययन किया था। या ये चीज़ पूछा था कि हिंदू रसायन का इतिहास,
हिंदू रसायन के इतिहास पुस्तक किसने रचना की थी? तो हिंदू रसायन के इतिहास पुस्तक की रचना आपको प्रफुल्ल चंद्र राय ने की थी। इसके बाद उनको नाइट और सर की उपाधि प्राप्त हुई थी। डॉक्टर सांस स्वरूप भटनागर ने बिनौले के तेल से वेकेलाइट का निर्माण कराया था, या मिलों के गुदड़ से पश्मीना सिल्क, जूट के गुदड़ और वेकेलाइट से आपको। इसके बाद यह आपका है कि ऑप्टिकल फाइबर के विकास में किस आपको भारतीय वैज्ञानिक ने आपका महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो डॉक्टर आत्माराम का नाम आता है कि डॉक्टर आत्माराम ने क्या किया था कि आपको ऑप्टिकल फाइबर या जितने भी कांच, सिरेमिक कांच है उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। आपको रसायन विज्ञान के जिस शाखा के अंदर कार्बन के यौगों का अध्ययन किया जाता है, तो अब जवाब होगा कि कार्बनिक रसायन होता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खनिजों का अध्ययन किया जाता है, तो आपको अकार्बनिक रसायन होगा। आपका द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर संबंध समीकरण E बराबर mc² होगा। आप ये भी जानते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। जो होते हैं एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो तत्व होते हैं। और आपको जैसे आपका सोना, चांदी, सब ये क्या है, हीरा भी क्या है, कार्बन का ही अपरूप है, तो ये सब आपके तत्व हैं। और H2O जल क्या है आपको, तो यौगिक है, यह तत्व भी नहीं है, मिश्रण भी नहीं है, बल्कि क्या है आपका, यह यौगिक हैं। और आर्द्रताग्राही ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपको वायुमंडल से नमी को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे पदार्थ को आर्द्रताग्राही पदार्थ कहा जाता है। जैसे आपका इसमें शुष्क सोडियम कार्बोनेट आता है। इसके बाद आप CaO कली चूना भी आर्द्रताग्राही होता है। H2SO4 भी आर्द्रताग्राही होता है। तो CaO, H2SO4, आपको Na2CO3, ये सब क्या है आपको आर्द्रताग्राही पदार्थ होंगे। इसी प्रकार कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पिघल आपको नमी को ग्रहण करके पूरी तरह से पिघल सकते हैं, और ऐसे पदार्थ को प्रस्वेत पदार्थ कहते हैं। जैसे आपको कैल्शियम साइनेमाइड है, ये उसी प्रकार आपको कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। आपका कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम साइनेमाइड है, ये सब पदार्थ क्या हैं आपको प्रस्वेत पदार्थ के श्रेणी में आते हैं। ये पिघल करके पूरी तरह से आपको एकदम संतृप्त विलयन बना लेंगे। और CaO है, H2SO4 है, Na2CO3 है, NaOH है, ये सब क्या है आपको आर्द्रताग्राही के OH है, ये आर्द्रताग्राही पदार्थ हैं। ये आपको वायु से नमी को ये ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें क्रिस्टल जल के अणु होते हैं, और वो अणु को क्रिस्टल जल के अणु को निकाल देंगे तो उसको उत्फुल्ल पदार्थ कहते हैं। जैसे आपको फिटकरी है, बोरेक्स सुहागा है, मोहर लवण जिसका सूत्र आपका FeSO4 आपका 7H2 होता है। तो जिसमें क्रिस्टल जल के अणु होते हैं वही पदार्थ क्या होते हैं, उत्फुल्ल पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ठोस अवस्था से आपको गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सीधे ठोस से आपको गैस में वाष्प अवस्था में आ जाएंगे, और वाष्प अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आते हैं। ऐसे पदार्थ को ही आप ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। इनकी गतिज ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है, और उसी कारण से सीधे ये ठोस से वाष्प अवस्था में चले जाते हैं, या वाष्प से सीधे ठोस अवस्था में आते हैं। इसके बाद ये चीज़ भी होती है, उसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है। जो गैस अवस्था होता है उसमें अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है, आकर्षण बल सबसे
कम होता है। एक आदर्श गैस अगर मान लिया जाए तो आदर्श गैस के अणुओं के बीच किसी प्रकार का आकर्षण बल कार्य नहीं करना चाहिए। उनकी संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होगी, तो वो आपको गैस होंगे, लेकिन वो आदर्श अवस्था में होते व्यवहार में कार्य करता है।